Assalamu alaikum students. Today we will start our new unit number 18 about atomic and nuclear physics. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स, जिसमें हम एटम से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एटम का स्ट्रक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की साख्त, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरह से उससे रिलेट करते हैं। देन हम डिफरेंट रिएक्शंस हम देखेंगे, उसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हम इसमें देखेंगे रेडियो आइसोटॉप्स। इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर हम एटम को देखें तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस 585 BC, तब एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसफर था। उसने कहा कि एटम जो है वो मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा है। और यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ था एटम, जिसका मतलब क्या था, नाकाबिल तक़सीम। मतलब उन्होंने कहा कि जो एटम है वो नाकाबिल तक़सीम है, एटम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं हो सकते। लेकिन बाद में जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये कहा गया कि एटम के और भी हिस्से होती हैं, एटम के अंदर छोटी छोटी जो हैं वो चीज़ें होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा भी हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने 1911 में दरियात किया कि एटम का जो है वो एक मरकज़ी हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एटम का एक मरकज़ी हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो आगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे अगर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ये हमारे पास उनके सर्कल्स हैं, एक्सिस हैं, जिनके अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के ड्रॉ किए हुए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर मूव करते हैं। प्रोटॉन के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके चार्जेस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें हैं। तो अगर हम कहें कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी नहीं है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम न्यूक्लियस के बाहर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देन हम यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन्स की तादाद को। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस आर नोन एज एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर। और उसको हम किससे शो करेंगे, जी से। एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर, उसको हम शो करते हैं जी से। देन जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन नंबर की, तो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर, और उसको हम ज़ाहिर करेंगे एन से।
जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की या मास नंबर की, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एटम के न्यूक्लियस में जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर। और एटॉमिक मास को हम किससे शो करते हैं, ए से। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास को हम शो कर रहे हैं ए से। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। जी के हमारे पास एटॉमिक प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, और एन क्या है, न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को अगर हम जमा करते हैं, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर मीन्स ए। तो ए इक्वल्स टू जी प्लस एन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। अब किसी भी आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, आप किसी एटम को लिख रहे हैं, किसी एलिमेंट को लिख रहे हैं, तो उसका सिंबल क्या होता है, सपोज आपके पास एक्स है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, तो आपने इसका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो कहाँ पर लिखना होता है, लेफ़्ट साइड पर आपने लिखना होता है। नीचे आप लिखेंगे प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, और ऊपर आप लिखेंगे एटॉमिक मास। क्योंकि मास को ऐसे जाहिर करते हैं इसलिए वो मैंने लिख दिया ऊपर, लेफ़्ट साइड पर ऊपर, और लेफ़्ट साइड पर नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ आपको सोडियम की, तो सोडियम होता है Na, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो वो मैंने लिख दिया नीचे, और एटॉमिक मास होता है 23, वो मैंने लिख दिया ऊपर। तो ये हमारे पास जो है वह इसकी एग्जांपल होगी। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है उसका 12, वो मैंने लिख दिया नीचे, और एटॉमिक मास उसका होता है 24, वो हमने लिख दिया ऊपर। इस तरह से आप जो है वो कोई भी एलिमेंट का लिख सकते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। देन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन है इज़ अबाउट 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कौन जो है वो हैवी होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का ज़्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। So the mass of an atom is nearly equal to the sum of masses of the proton and neutron. यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि एक एलिमेंट को, एक एटम को किस सिंबल से शो करते हैं वो दिखाया हुआ है XAZ। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को, मींस एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, हमने कहा कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं तो एक का एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरे का 2 होता है और तीसरे का 3 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम इनमें क्या फ़र्क है। तो आपने क्या करना है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम इनका सिंबल लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है
हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1 सैम्पल लिखना है। देन आपने यहाँ पर लिखना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद तीनों में सेम होगी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सब में डिफरेंट। प्रोटॉन की तादाद भी सब में सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, सब में डिफरेंट होगी। प्रोटियम की बात करें तो उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम की बात करें तो उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में हमारे पास एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है प्रोटियम, ये हमारे पास है ड्यूट्रियम और थर्ड वन हमारे पास है ट्रिटियम। तो अगर आप देखें प्रोटियम में है एक प्रोटॉन, ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से ही फ़र्क जो है वो क्लियर हो जाता है। ये आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, या फिर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, या फिर आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, आइसोटॉप जो हैं वो डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हम किसको कहते हैं, जब कोई भी एटम अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करता है, जब वो गैर क़यामपज़ीर हो जाता है, अनस्टेबल होता है, तो वो रेडिएशंस को खारिज करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ये रेडियो एक्टिविटी का अमल शो कर रहा है। अगर तो वो खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करेगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई एटम्स बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की या अल्फ़ा पार्टिकल्स की, देन हम उसके ऊपर खुद कर रहे हैं, देन हम उसको कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, गैर क़यामपज़ीर का कुदरती तौर पर खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करना, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस खारिज करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस खारिज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट, जो रेडियो एक्टिविटी का अमल है वो सबसे पहले किसने जो है वो दरियाफ्त किया था, सबसे पहले हेनरी बेकवेरेल, एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकवेरेल। 1896 में एक्सीडेंटली जो है वो उसने देखा कि यूरेनियम जो साल्ट है उसमें से नज़र ना आने वाली रेडिएशंस जो है वो खारिज हो रही हैं, और वो जो फोटोग्राफिक प्लेट हैं वो रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर रही हैं, उसको जो है वो डार्क कर रही हैं। देन उसने ऑब्ज़र्व किया तो पता चला कि रेडिएशन जो हैं वो गैस को आयनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इन पर एक्सपेरिमेंट किए और मज़ीद पता चला कि जो एलिमेंट्स हैं वो रेडिएशंस इमिट करती हैं, रेडिएशंस खारिज करती हैं। मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए गए तो 2 साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के जो हस्बैंड थे वो थे पेरी क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने जो है वह 2 नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जिनको हम कहते हैं प्लोनियम और रेडियम। दोनों ही जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडिएशंस खारिज करती हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने जो है वो कौन से 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। देन हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिविटी की डिफाइन, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशंस खारिज होने के मज़हर को, अमल को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कब कहेंगे, जब वो खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट करेंगे, और अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं देन उस अमल को हम कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेज, रेडिएशंस जो हैं वो उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हम उनको कह सकते हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हो सकते हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस हो सकती हैं, बीटा रेडिएशंस हो सकती हैं या गैमा रेडिएशंस हो सकती हैं। तीनों की जो है वो अलग अलग खसूसियात होती हैं। इनका हमें पता कैसे चला कि एक बॉक्स में, आप इस बॉक्स में डायग्राम में देख रही हैं, एक बॉक्स में से जो है वो 3 तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं। एक जो है वो जा रही है लेफ़्ट साइड पर, एक जा रही है राइट साइड पर, एक जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट।
एक लेफ़्ट साइड पर, एक राइट साइड पर, एक बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ से हमें पता चला है कि रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उनको हम कह सकते हैं अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस या फिर गैमा रेडिएशंस। अल्फ़ा को हम सिग्मा के साइन से शो करते हैं, अल्फ़ा ए। बीटा को हम बी के साइन से शो करते हैं और गैमा को हम इस तरह से शो करते हैं। देन बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस हम किनको कहते हैं? एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव अशिया की वजह से रेडिएशंस मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। The radiations present in the atmosphere due to the different radioactive substances are known as background radiations. हमारे सेटेलाइट में आपको पता है ज़मीन में हर जगह पत्थर, मट्टी, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें होती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसार पाए जाते हैं। ये नेचुरल रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। इसका हमारे माहौल में उतना ही हिस्सा होता है जितना सूरज की रोशनी का, बारिश का। खुशकिस्मती से ये रेडिएशन जो हैं वो इंसानी जिस्म जो है वो इन रेडिएशंस को बियर कर सकता है, हम इन रेडिएशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इन रेडिएशंस की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? हम इनको बियर नहीं कर सकते, हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे अगर कहीं पर धमाका हो जाए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेडिएशंस खारिज होती हैं और उस एरिया को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने इस एरिया में जो है वो नहीं जाना, बिकॉज़ उस जगह पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं और वो रेडिएशन जो है वो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक होती हैं। वो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचा सकती हैं, वो हमारी आइज़ को नुकसान पहुँचा सकती हैं, रेडिशनेस हो सकती है। ये सारी जो है वो इफ़ेक्ट्स वगैरह हम नेक्स्ट जो हैं वो लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जिसमें हम रेडिएशंस के यूजेस और उनके असरात जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि रेडिएशन जो हैं वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जो है वो बियरेबल है। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा उनकी अमाउंट हो जाएगी तो वो क्या है, हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन के बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या हैं? ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम जानदार चीज़ें बैरूनी खला से भी रेडिएशंस हासिल करते हैं, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस फ्रॉम और आउटर स्पेस नोन एज कॉस्मिक रेडिएशंस। अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो receive radiations from or outer space known as cosmic radiations. कॉस्मिक रेडिएशंस में हमारे पास क्या आ जाती हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड अदर न्यूक्लियाई। कॉस्मिक रेडिएशंस के एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होते हैं प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी रेडिएशंस देन हमारे पास आती हैं। सेकेंडरी रेडिएशंस क्या होती हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे एटम के साथ टकराती हैं तो वो रेडिएशंस सेकेंडरी रेडिएशंस बन जाती हैं। दिस कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट्स विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट शॉवर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस। सेकेंडरी रेडिएशंस कब बनती हैं? जब कॉस्मिक रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं दूसरे एटम्स के साथ मिलती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो सेकेंडरी रेडिएशंस बना देती हैं। सेकेंडरी रेडिएशंस की एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास आ जाती हैं एक्सरेज, प्रोटॉन्स, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एक्सरे, म्यून्स, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी रेडिएशंस। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कॉस्मिक रेडिएशंस और सेकेंडरी रेडिएशंस में क्या डिफरेंस है, या फिर बैकग्राउंड रेडिएशन, सेकेंडरी रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशंस को डिफाइन करें। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो सारा जो है वो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेट था। आई होप आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा।